जो है ना वो कंट्री है जो आबादी के लिहाज से इस वक्त जो है ना दुनिया के पहले नंबर पे है। और इसकी जो करेंसी है वो युआन है। और इसके जो सदर वो जी जिनपिंग है। और इसकी जो आज़ादी है वो 1949 के अंदर है। और यूएनओ के अंदर इसको 1949 में ही निकाला गया था, और उसके बाद 1971 के अंदर इसको ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद जो है ना इसका जो दरिया जो है ना वो मैंने आपको बताया था जी, इसका जो लार्जेस्ट जो रिवर है वो यीजी रिवर है। और एक इसके अंदर येलो रिवर भी है। ठीक है। अच्छा, फिर सबसे बड़ा इसका जो सिटी मैंने आपको बताया था चाइना का, वो शंघाई था। ठीक है। के लिहाज से और रकबे के लिहाज से चेपिंग है। और मुसलमानों का जो सिटी है वो काशगर है। सही है, जहाँ पर वो सिल्क रोड है। और के साथ सी जो है ना वो मनसूबा वो भी चल रहा है, 2030 से मुकम्मल हो जाएगा। उसका नाम है जी फेज 2.0। ये पीएमएस के अंदर सवाल पूछा था। फिर इसका जो है ना वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम इंशाल्लाह जो है ना वो चाइना के बिल्कुल साउथ के अंदर जो है ना वो एक कंट्री है जिसका यानी कि जो है ना वो नाम क्या है जी, चाइना, सॉरी मंगोलिया है। रशिया के जो है ना ये साउथ में है। और क्या कहते हैं, चाइना के जो है ना ये नॉर्थ में है। ठीक है। इस तरह। तो बेटा जो मंगोलिया जो है ना ये वो कंट्री है कि इसके बिल्कुल नॉर्थ में बेटा हमारा जो है ना वो रशिया पड़ता है। ठीक है। और इसके जो साउथ में है चाइना है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जी इसके अंदर जो है ना माउंटेन एरियाज कौन कौन से हैं, डेजर्ट्स क्या है। उसके साथ साथ जो है ना हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो कैपिटल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये इसका जो है ना वो बेसिकली मैं मंगोलिया का, इसका जो कैपिटल है वो है जी उलान बाटर। ये इसका कैपिटल है, उलान बाटर। ठीक है। ये कैपिटल है। और यहाँ पर बेटा इसके जो है ना एक कैपिटल के जो है ना वो नीचे एक रिवर है जिसका नाम है जी टूलू रिवर। टूलू रिवर। ठीक है। एक इसका जो रिवर है बेटा वो है जोहान रिवर। ये ये इसका रिवर है, यहाँ से वो जो स्टार्ट होता है वेस्ट में ना, और ये यूं है जी। और यहाँ पर एक माउंटेन एरिया है जिसका नाम है जी खानगई माउंटेन। इसके बिल्कुल सेंटर में, मंगोलिया के सेंटर बेटा एक माउंटेन है जिसको कहते हैं जी खानगी माउंटेन। फिर एक इसके अंदर बेटा इसके बिल्कुल वेस्ट में जो है ना ये एक माउंटेन है। ठीक है, मंगोलिया के वेस्ट में। इसको कहते हैं जी एल्टाई माउंटेन। एल्टाई माउंटेन कहते हैं। इसकी एल्टाई माउंटेन इसका जो सबसे बड़ा जो है ना ये पहाड़ है। ये जो पीक है ना जी, चोटी, हुटन, हुइटन उसकी जो है ना वो पीक है, चोटी है, सबसे हाईएस्ट जो है ना जो पहाड़ है एल्टाई माउंटेन, उसकी पीक का नाम है हुइटन। ठीक है। एक इसके वेस्ट में बेटा माउंटेन है, एक सेंटर में माउंटेन है, इसके ऊपर ये जोहान रिवर है। और एक यहाँ पर इसके जो है ना बिल्कुल जो है ना कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में एक माउंटेन एरिया है जिसको कहते हैं जी रेंटी माउंटेन। RHETI, रेंटी माउंटेन। ठीक है। अच्छा, ये इसके बिल्कुल जो है ना ये बेटा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये माउंटेन। तो ये तीन माउंटेन आपने याद रखने हैं कि इसके सेंटर में खानगई माउंटेन है। इसके बिल्कुल ये वेस्ट पे जो है ना बेटा ये आपका जो है ना अल्टाई माउंटेन है, ALTAY। और इसकी हाईएस्ट पीक हुटन पीक है। और इसके नॉर्थ ईस्ट में बेटा एक जो है ना वो माउंटेन है जिसको कहते हैं जी रेंटी माउंटेन, RHENTI, रेंटी माउंटेन। ठीक है। अच्छा, ये है इसी इसके माउंटेन। नंबर वन अल्टाई माउंटेन, नंबर टू खानगी माउंटेन, और नंबर थ्री जो है ना ये रेंटी माउंटेन। जो इसका सबसे लार्जेस्ट जो मेजर जो है ना हाईएस्ट माउंटेन ना बेटा वो इसका है जी अल्टाई माउंटेन। ठीक है। अच्छा जी, तो ये माउंटेन हमने कर लिए जी इसके, डन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा आ जाए तो ये डेजर्ट। इसके जो डेजर्ट्स हैं
उसमें जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है इसका बेटा वो है जी गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जिसके बिल्कुल साउथ में है, ये साउथ में है और ये चाइना और साउथ सॉरी मंगोलिया के दरमियान बाउंड्री भी बनाता है गोबी डेजर्ट। और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है एशिया का ये कोल्डेस्ट बेटा डेजर्ट है। ये सवाल उसने पीपीएससी के अंदर पूछा भी हुआ है जी, व्हाट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, तो ये गोबी डेजर्ट है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट भी डेजर्ट है। अच्छा, और इसके बाद जनाब इसमें जो है ना डेजर्ट के बाद इसमें लेक्स है, कुछ 3 लेक्स है, आपने याद रखनी है जी। आ, इधर आ, एक इसमें ये है होसगोल नूर लेक, होसगोल नूर लेक, KHOSGOL, होसगोल NUR नूर, होस नूर लेक, ये इसकी सबसे बड़ी झील है बेटा। सब इसके अंदर एक यहाँ पर भी जरा, ये इसके बिल्कुल ना नॉर्थ में पड़ती है लेक, यहाँ पर, ठीक है, होसगोल लेक है। एक इसका ना यहाँ पर भी एक लेक बनती है, उसको ए, उसको खाली जो है ना नूर लेक है भी कहते हैं, खाली नूर लेक कहते हैं उसको। एक यहाँ पर, लेकिन बड़ी इन दोनों में बड़ी जो है ना ये होसगोल, और सबसे बड़ी बेटा जो है इसके अंदर जो लैक है वो पूछता है मंगोलिया की, वो होसगोल है, और यही वो क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है, होसगोल नूर लेक। इसका नाम सीधा खाली जो है ना सिर्फ नूर लेक है, एक यहाँ पर है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में है, और इस लेक से बिल्कुल इसके वेस्ट में पड़ती है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर। टोटल बेटा जी, सर जी इसकी स्पेलिंग बताइएगा, नजर नहीं आता ना सही, ब्लर थोड़ा सा फील हो रहा है। लेक्स की स्पेलिंग बता दें बस, 3 जो है ना। मैं बता रहा, यहाँ पर बेटा ये लेक बनती है, इसका मैं स्पेलिंग KHOSGOL, होसगोल लेक, ठीक है, होसगोल लेक, ये झील है, इसकी सबसे बड़ी झील है होसगोल लेक, बस ये याद रखनी है आपने। अच्छा, इसके ना बिल्कुल नॉर्थ में चूंकि रशिया है ना, तो रशिया में ये मैंने बताया था आपको, ये लेक बाइकाल लेक है, बाइकाल लेक है। इस लेक में से एक रिवर यहाँ से निकलता है, इसको कहते हैं जी सैलेंज रिवर, SLSELENGE, सैलेंज रिवर, ठीक है। एक मिनट बेटा, जी यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई? हाँ जी, जी सर। हाँ जी बेटा, मंगोलिया को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले 3 माउंटेन, प्राइम माउंटेन, खानगई माउंटेन, और तीसरे नंबर पे जी रेंटी माउंटेन, ठीक है। इन तीनों में जो सबसे बड़ा बेटा वो एल्टाई माउंटेन है, मंगोलिया का सबसे बड़ा दरिया है, उसकी सॉरी वो माउंटेन है। और सबसे हाईएस्ट उसकी जो पीक है वो हुट्टन पीक है, हुट्टन। उसके बाद इसके कुछ दरिया मैंने आपको बताए थे, हान रिवर है, एक टोलू रिवर है, ठीक है, ये 2 है। एक तीसरा बेटा जो इसका दरिया है वो सैलेंज रिवर है, ये बाइकाल है ना रशिया के अंदर, यहाँ से होता हुआ जो है ना ये इसके अंदर एंटर होता है मंगोलिया के अंदर, इसको कहते हैं जी सैलेंज रिवर, ये तीसरा दरिया है। और एक इसकी सबसे बड़ी जो बेटा जो लेक है वो है जी होसगोल लेक, होसगोल, ठीक है। फिर इसका यहाँ पर बेटा एक कैपिटल है, इसको कहते हैं जी उलान बाटर, ये इसका कैपिटल है, ठीक है, उलान बाटर, जुलान बाटर भी कहते हैं इसको, उलान पढ़ लें, जुलान पढ़ लें, ULANBATOR, जुलान बाटर इसका बेटा ये कैपिटल है, समझ गए इसको?
ठीक है। इसके साउथ में बेटा पड़ता है जी चाइना। ठीक है। अच्छा, ये इसके जो है ना कुछ रेलिवेंट जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको जो है ना पढ़ा देता हूँ, 1 मैंने बनाया है। सबसे पहले जी इसका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है? इसका बेटा प्रेसिडेंट है युखान गिल। युखान, सॉरी युखनागिन है, युखनागिन इसका जो है ना बेटा प्रेसिडेंट है। युखनागिन, UKHANA, ठीक है, GIN। युखनागिन इसका जो है ना बेटा प्रेसिडेंट है, यानी इसका सदर है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है बेटा, वो इसका ये नाम है। ठीक है। इसका नाम है जी लूसा नेम्सरेन। लूसा नेम्सरेन, ये उर्दू में लिख लेंगे, लूसा नेम्सरेन इसका नाम है। इसका प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, नेम्सरेन है। और इसके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है जी बैटमंक। बैटमंक इसके जो है ना वो बेटा फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है। फिर इसके बाद ही वो सवाल पूछता है जी इसका कैपिटल कौन क्या है? तो इसका कैपिटल भी यूलान जो है वो, यूलान बैटर इसका कैपिटल है। ठीक है, ये इसका कैपिटल है। फिर उसके बाद ही इस जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर, तो सैलेंस रिवर इसका लॉन्गेस्ट रिवर है, जो यहाँ बाइकाल लेक से निकलता है। समझ आ गई? सबसे बड़ा इसका जो दरिया है वो सैलेंस रिवर है। ठीक है। पीपीएससी में अगर आपसे सवाल पूछता है कि इसका जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो आपने उसको बताना चाहिए इसका जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो सैलेंस रिवर है। और वो निकलता कहाँ से जी? लेक बाइकाल, जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट मतलब लेक है। अच्छा जी, उसके बाद ये लार्जेस्ट लेक इसकी क्या है? आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जो झील है वो क्या है इसकी? खोसगोल। ये यहाँ पर है खोसगोल, इसके लेक बिल्कुल नॉर्थ साइड पे है। ठीक है। तो इसके नॉर्थ में जी खोसगोल, नॉर्थ इसकी नॉर्थ बॉर्डर पे ये लेक है, खोसगोल लेक। फिर उसके बाद इसका मेजर माउंटेन कौन सा है जी? सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो क्या है? वो एल्टाइन माउंटेन है, जो इसके बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है। ये इसकी जो वेस्ट साइड है, मैंने आपको बताया था ना कि एल्टाइन माउंटेन बिल्कुल इसकी वेस्ट में पड़ता है। और इसकी हुटन पीक इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो मेजर जो डेजर्ट है वो बेसिकली वो ये है गोबी डेजर्ट, जो इसके साउथ पड़ता है। ये देखो, ये सारा जो है ना क्या है? गोबी डेजर्ट है। ठीक है। ये इसका मेजर डेजर्ट सबसे बड़ा है, और ये है भी ठंडा है। चाइना के अंदर भी थोड़ा पाया जाता है, और ज्यादा इसका हिस्सा मंगोलिया के अंदर भी है। उसके बाद ये इन्होंने इस मुल्क ने आजादी कब हासिल की जी बेटा? इसके इंडिपेंडेंस के हवाले से पूछे तो इस मुल्क की जो है बेटा जो आजादी है जी वो 1921 के अंदर ये मुल्क आजाद हुआ जी। 1921 में ये मुल्क आजाद हुआ। फिर उसके बाद इसका सवाल जो ये पूछता है जी इसका एरिया कितना है इस मुल्क का? 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है बेसिकली ये लैंड एरिया है। ठीक है। 15,64,116 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। फिर उसके बाद इसका जो इसके जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स अस्सलाम वालेकुम सर। वो किस किस के साथ लगते हैं जी? सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, तो काइंडली ये बता दें कि क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आसिफ साहब हम आज पढ़ रहे हैं जी मंगोलिया को। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें चूंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था चाइना को, चाइना के अच्छा। सारे हमने जो है ना वो रिवर्स किए। उसके बाद उसके जो ठीक है है। ना माउंटेन एरियाज को किया, उसका उसकी बॉर्डर्स की, उसके साथ में किन मालिक की जो है ना बॉर्डर्स लगती है, उसकी करेंसी, प्रेसिडेंट, उसका फॉरेन ठीक है। मिनिस्टर, उसकी इंडिपेंडेंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर लिया। तो आज हम इस कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं, मंगोलिया को। तो जी इसमें हमने शुक्रिया। सारी चीजें डिस्कस की हैं कि इसके जो है ना वो 3 इसमें पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें अल्टाई माउंटेन है, खानगाई माउंटेन है, रेंटी माउंटेन है। 3 इसके बेसिकली जो है ना ये माउंटेन है। इसका कैपिटल है यूनान बाटर, इसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद ही इसमें एक जो है ना वो डेजर्ट है सैराब, वो भी डेजर्ट बिल्कुल इसके साउथ में, चाइना और मंगोलिया के दरमियान में ये क्या करता है जी? बाउंड्री बनाता है। और फिर उसके बाद ही इसमें डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी इसकी लैक क्या है? ठीक है, बेटा ये जो है ना फोस्को लैक है, यहाँ पर नॉर्थ साइड पे। फिर इसके नॉर्थ में से एक यानी कि जो है ना रिवर आता है,
और जो इसका सबसे बड़ा दरिया है जिसको कहते हैं जी सैलेंज रिवर, ये बाइकाल झील से निकलता है, लेक से इससे होता हुआ जो ना ये मंगोलिया में दाखिल हो जाता है। तो ये इसका लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। वैसे इसके अंदर ये वो एक ये भी है, ओहान रिवर भी है जो इसके मतलब खानगई माउंटेन के ऊपर है, और ये इस एरिया में आ जाता है यहाँ से। फिर इसका एक टोलू है जो इसके कैपिटल के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें जो है ना वो बस ये चीजें। अच्छा, यहाँ पर हम आगे थे कि इसकी इंडिपेंडेंस ये आजाद कब हुआ जी 1921 के अंदर। एरिया इसका है जी 15,64,116 किलोमीटर। और इसके जो बॉर्डर्स हैं इसके साउथ में जो है ना वो सॉरी, हाँ जी, इसके नॉर्थ में बेसिकली, इसके नॉर्थ में क्या है, दो ममालिक के साथ इसका जो है लैंड एरिया लग जाता है, ठीक है। तो मगर हाँ जी, अभी ना इसके तमाम दोस्त इसकी जो है ना लेने जी स्क्रीन शॉट लेने सब। सर ये जी नॉर्थ में रूस, रशिया। जी जी, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई सब दोस्तों को। सर ये इसकी बाउंड्रीज बता दें जरा किस किस। बेटा मैंने बताया इसके नॉर्थ में क्या है जी, रशिया है। जी इसके सर। साउथ में चाइना है, समझ गए ना। नॉर्थ में क्या है, रशिया है। रशिया के अंदर एक लेक बाइकाल आपको पढ़ाई थी मैंने, सबसे डीपेस्ट लेक दुनिया की। वहां से इसके जी एक दरिया निकलता है सैलेंज रिवर जो इसके अंदर दाखिल होता है। समझ रहे हो बात को। जी सर। नाइनटीन 92 के सर अंदर आजादी का हुई जी, 1921 के अंदर। सर ईस्ट और वेस्ट में क्या बताया आपने? ईस्ट बेटा, वेस्ट इसकी साइड ना दूसरे मतलब इसमें चूंकि चाइना के साथ ही इसका वेस्ट पड़ जाता है। चाइना की बाउंड्री लगती है बेसिकली इसके साथ, कजाकिस्तान वगैरह के साथ। ये ना दरमियान में इस तरह है, रशिया भी इस तरह फैला हुआ है और चाइना भी इस तरह यूं फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल दरमियान में इनके, इसके ईस्ट और वेस्ट ना मतलब वो दूर दूर है, यानी वो इसकी जो बाउंड्री बेसिकली वो किसी और दूसरे मुल्क के साथ नहीं लगती, लैंड नहीं लगता इसका। ऊपर से रशिया का लग जाता है, दूसरे उसके साथ है, यानी समझ लें जापान के साथ वगैरह। और इधर नीचे से जो है वो चाइना आ जाता है, तो ये दरमियान में यूं बन जाता है। ये देखें, इधर ये सारा रशिया फैला हुआ थैंक यू। इधर साउथ में, इसकी ईस्ट में सारा ऊपर से रशिया, और इधर साउथ ईस्ट से जो है ना आपका चाइना है। इधर भी यूं ही है, इधर रशिया है और इधर चाइना है। तो इसीलिए दो ही मुल्क है जिनके जी साथ सर। इसका लैंड एरिया लगते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अगर ये आप कहेंगे नहीं जी कि अलग से इसके नोट्स बना के दें, लिख कर दूं, बेटा वो मुझसे नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं, ये नहीं कहना सब अलग से जो है ना इसके नोट्स बना के मैं लिख कर शेयर करूं, ऐसा मुझसे नहीं होता। मैंने यहाँ पर सारा लिख दिया। आप तो इधर से आप पूछ सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद इसमें ना कोई मतलब एमफिल पीएचडी करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा पीपीएससी प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं ना बात को। जी सर। हाँ जी। जी आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें जो है ना हमने मंगोलिया को जो है ना डिटेल के साथ पढ़ा है। मंगोलिया के मुताबिक जो भी एमसीक्यूज बनते हैं पेपर के अंदर, वो सारे मैंने आपको जो है ना समझा दिए। इसका जियोग्राफिकल नक्शा भी आपके सामने बना दिया है, और इससे रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यू भी है मैंने आपको शेयर कर दिए। तो अभी हमारे पास तकरीबन जो है ना ये 9:05 हुए। तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा इस्लामियात का जो है ना आगे कुछ कर लेते हैं।
ये बस मैंने जियोग्राफी का इतना आपको पढ़ाना था, मंगोलिया की। जी ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ, जो हमने गजवात था ना लास्ट टाइम, यानी उसमें एक वदान आपको पढ़ाया था। ये थी चीजें। तो गजवा उहुद के बाद एक गजवा हलाउल असद एक आता है, फिर उसके बाद जो है ना वो गजवा बनु नजीर भी आता है। तो ये हम कोई दोनों 2 3 4 हम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी ठीक है सर। अब मैं रिमूव कर दूं अगर आपने पिक्चर बना ली है तो? सर स्क्रीनशॉट ले लिए। चलेंगे। क्लासेस को लाजमी लिया करें, इन क्लासेस को आप ना छोड़ें। जो बच्चा क्लासेस के साथ सीरियस नहीं है, डेफिनेटली जो है ना उसको फायदा कोई नहीं होना, याद रखिए। चले जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट टाइम आपको जो है ना गजवा उहुद तक पढ़ा दिया था, वो जो 3 हिजरी में हुआ। उसके बाद जी एक वो जंग हुई थी जी, जंगे रजी। ये जंगे रजी, ठीक है। ये बेटा 3 हिजरी के अंदर हुई थी। जंग रजी हुई थी ये 3 हिजरी में, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि इसकी वजह ये बनी थी जंगे रजी की, कि खालिद बिन सुफियान जो था ना जी, इसको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ जो है ना गज़वा उहुद के बाद तैयारी कर रहा था। तो इसको पकड़ के मुसलमानों ने जो है ना कत्ल कर दिया। तो उसके बदले में क्या हुई थी, ये जंग हुई थी, ये इसकी वजह बनी। जंग रजी आपने याद रखना जी 3 हिजरी में हुई है। आपको नजर आ रहा है सही? हाँ जी सर सही नजर आ रहा है। चलें जी। तो जंग रजी कब हुई थी? 3 हिजरी में। वजह क्या बनी थी? खालिद बिन सुफियान को कत्ल कर दिया गया था ईस्वी के लिहाज से 625 में, खालिद बिन सुफियान। अच्छा, ये जंग हुई कैसे थी? कुछ कबीले थे, एक का नाम था जी अजद और काला। एक कबीले का नाम था जी अजद, और एक का नाम था जी काला, मोटे काफ से। इन 2 कबीलों ने हजूर से दरखास्त की। क्या दरखास्त करते हैं? कि जी चंद सहाबा को भेज दें, वो इस्लाम सिखाएं। हमारे पास के जी वो इस्लाम सिखाएं, यानी बहाने से उन्होंने सहाबा कराम को बुलाया था, और खालिद बिन सुफियान का बद करने के लिए। समझ आ गई ना? एक कबीला था जी अजद, और दूसरे कबीले का नाम था कारा। तो इन्होंने हजूर से दरखास्त की, जी आप हमारे पास इनको भेज दें, तो वो हमें इस्लाम सिखाएंगे। तो आप सल्लम ने कितने सहाबा भेजे जी? 10 सहाबा को भेजा। आपने 10 सहाबा कराम को भेज दिए। अच्छा, तो रास्ते में क्या हुआ जी? रास्ते में
एक कबीला था जी, कबीला बनु लिहियान। इसने क्या किया, कबीला बनु लिहियान ने हमला कर दिया जी मुसलमानों पर। मुसलमानों पर हमला किया तो उसकी वजह से क्या हुआ जी, बदले में तकरीबन 7 सहाबा कराम शहीद हो गए। 7 सहाबा कराम शहीद हुए थे इसमें। और वजह ये क्या बनी थी कि खालिद बिन सुफियान का बदला लेना था। खालिद बिन सुफियान का बदला लेने के लिए कबीला अजर कारा ने बहाना लगाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ही हमारे पास वो जो है ना वो सहाबा कराम को शहीद थे। तो ये जंग हुई थी। रजी बेसिकली जो है ना ये इलाका है कि जिस इलाके में ये जंग हुई थी, जहां से मतलब जो है ना ये कबीले आए थे। एक का नाम अजर था और दूसरे का नाम कारा था। जहां से लोग आए थे तो आप से दरखास्त की जो है ना क्या कहते हैं उनसे नौजुबिल्ला जो है ना वो सहाबा कराम को पकड़ा, उनको शहीद कर दिया था। यहाँ तक सर बेटा जी ये उनका समझ आ। प्लान होगा ना उनका बदला लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही था। तो मेरा जी आपने जो सर। ये सवाल भी याद रखना है ना जी, वो ये रखना है जी पीपीएससी के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जंग रजी 3 हिजरी में हुई थी। और इसमें जो है ना वो वजह क्या बनी थी, जंग रजी की वजह वो पूछते हैं। खालिद बिन सुफियान का यानी खालिद बिन सुफियान एक काफिर था, इसको मुसलमानों ने कत्ल किया था 3 हिजरी के अंदर ही। ठीक है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इसको पकड़ के कत्ल कर दिया था। तो मुसलमान जो है ना हमराउल असद से वापस आ रहे थे तो तब। ठीक है, तो 625 में इसको कत्ल किया था। ये सवाल पूछ सकते हैं पीपीएससी वाले। तो ये सवाल ये पूछ सकते हैं कब इनको कत्ल किया, किसको कत्ल किया था, ये सवाल भी आ सकता है। ठीक है, पीपीएससी में। और इसके अलावा जो है ना कौन से कबीले थे, ट्राइब्स कबीले को कहते हैं। ट्राइब्स कौन से थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। एक का नाम कारा था और दूसरे का नाम अजर था। इन्होंने हजूर से आके क्या की थी बेटा, दरखास्त की थी। दरखास्त क्या की थी, इनको जो है ना हमारे पास भेज दे। तो हजूर से कितने सहाबा को भेजा जी, इसमें 10 सहाबा को। शहीद होने वाले यानी जिन्होंने जो यानी जो शहीद हुए थे वो कितने थे, वो जी 7 सहाबा। मटीडम, मटीडम का मतलब क्या होता है, शहादत। ठीक है, उन्होंने शहादत हासिल पा ली थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। जी जी सर हो गया। ओके जी। है ना, ग्रुप में अपनी जिम्मेदारी के साथ बेटा आपने सेंड करना है। सही है। जी ठीक है सर। नाम क्या है आपका। सर जी उस्मा लतीफ। उसमें बेटा आपने बस ये सेंड करना ग्रुप के अंदर। जी ठीक है सर। आप हैं जंग वीर मऊना, इसके बारे में पीपीएससी के अंदर। तो ये जंग जो है ना बेसिकली ये हुई कब है, इसका आपने ध्यान में रखना है कि ये 4 हिजरी के अंदर जंग हुई थी। 4 हिजरी में ये हुई थी। और इसमें सहाबा की जो है ना वो बेसिकली तादाद कितनी थी। एक सवाल पूछता है कि जंग में सहाबा की जो है ना वो तादाद क्या थी। और इसके अलावा जो है ना इसकी वो वजह भी पूछ सकता है आपसे। सवाल रिटल के अंदर भी या पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर भी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना वो अब आपने वजह इसकी जो है ना ये मैं आपको बताता हूँ जी वजह क्या बनी। बाकी तादाद थी जी बेटा इसमें 70 साहबा थे। वजह ये बनी थी कि कबीला बनु आमिर के एक सरदार थे। अब उसका नाम क्या था जी, उसका नाम था अबू बर्रा बिन आमिर बिन मालिक। अबू बर्रा बिन आमिर बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, बिन मालिक, अब्दुल नहीं, बिन मालिक। इस सरदार ने क्या की, हुजूर से दरखास्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि जी आप हमारे पास जो है ना वो सहाबा कराम को जो है ना कि कुछ सहाबा को नजद भेजा जाए। सहाबा को इलाका कौन सा है जी, नजद भेजा जाए। और वो इनको जो है ना वो इस्लाम सिखाएं, इस्लाम की दावत दी।
तो हजूर ने वो भेज दिया उनको 70 सहाबा कराम को। तो जी रास्ते में एक कबीला था जी, वो कबीले का नाम था जी कबीला बनु सुलैम। इस कबीले ने जी क्या किया जी, मुसलमानों पर हमला कर दी, सहाबा कराम पर हमला कर दी। जंग बीर मऊना, ठीक है, वहां पर जो है ये तकरीबन तमाम सहाबा कराम शहीद हो गए थे। जंग बीर मऊना हुई थी 4 हिजरी में हुई, सहाबा की तादाद 70। कबीला बनु आमिर के सरदार का नाम आपने याद रखना जी, अबू बर्रा बिन आमिर बिन मालिक। उसने हजूर से दरखास्त की कि नजद, ये इलाका आपने याद रखना जी, नजद जो है ना ये अरब के अंदर एक इलाका है, वहां से ये लोग आए थे कि हमारे पास जो है ना वो सहाबा कराम को भेज, हम दीन सीखना चाहते। धोखे से इन्होंने क्या किया, सहाबा कराम को बुलाया और रास्ते में जो बनु सुलैम था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो हमला कर दिया सहाबा कराम के ऊपर, जिसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया। और जंगे रजी के अंदर जो है ना वो एक कबीला था जिसका नाम बनु लहियान था, ठीक, और वो कबीला बनु लहियान जिसने हमला किया था। और इसके अंदर जो है ना कबीला बनु सुलैम है। ये आपने थोड़ा सा फर्क भी देख लेना, इसकी डेट भी देख लेनी है, और इसका रिजल्ट जी सहाबा कराम जो है ना सारे वो शहीद हो गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनूते नाजिला पढ़ी, कनूते नाजिला पढ़ी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने जी, 1 माह तक, 1 माह तक पढ़ी थी जी कनूते नाजिला। मकसद क्या था जी, काफिरों को बददुआ देने के लिए। 1 महीने तक ये पढ़ी थी जी कनूते नाजिला, ये आप मैंने याद रखना है, इनको बददुआ देने के लिए। आप सल्लम का कासिद कौन था जी इसमें, आप सल्लम का कासिद जी, आप सल्लम का जी कासिद था जिसमें हराम बिन सलमान, इसको भी शहीद कर दिया गया था जी। आप सल्लम को एक कासिद वहां पर गए थे पता करने के लिए, पैगाम जो है ना वो एक पैगाम रसा होते थे, मैसेंजर था, मतलब पैगाम पता करने के लिए गए थे, हराम बिन सलमान। तो इस कासिद को भी शहीद कर दिया था, कासिद। हाँ जी बेटा, आप सबको समझ में आ गई ये जंग बीर मऊना। जी काजी साहब, आपको समझ में आ गया? जी सर। बोलते नहीं है आप लोग, ये ऐसा तो नहीं है आपको समझ में ना आए। नहीं सर, आ रही है। ओके जी, मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ बेटा कि जंग बीर मऊना के बारे में हमने पढ़ा, ये आपने याद रखना है सवाल, कि 4 हिजरी में हुई, सहाबा की तादाद 70 थी, 70 शहीद हो गए थे। वजह क्या बनी, कबीला बनु आमिर के साथ थे अबू अबू बर्रा बिन आमिर बिन मालिक। इसने हजूर से दरखास्त की कि हमारे पास कुछ सहाबा को भेजें, नजद के इलाके से आए थे, इस्लाम की दावत का बहाना बनाकर आए थे। तो रास्ते में कबीला बनु सुलैम ने इनके ऊपर हमला कर दिया, सारे सहाबा के नाम शहीद हो गए। हजूर ने दुआए कनूत यानी पढ़ी थी, कुनूत नाजिला, हाथ उठाकर यानी कि जो आप सल्लम ये पढ़ते थे तहज्जुद के वक्त, यानी कि इसको पढ़ते थे तहज्जुद में, यानी कि वितर को पढ़ते थे, ठीक है। दुआ कनूत की जगह पर कुनूत नाजिला मतलब पढ़ते थे। इनको बददुआ के लिए हजूर सल्लम ने कितने दिन तक पढ़ी थी, ये सवाल जो है ना पेपर में पूछ सकता है जी। 1 माह तक हजूर सल्लम ने ये दुआ यानी कुनूत नाजिला पढ़ी थी। और इसके बाद इसी जंग के अंदर आप सल्लम के एक कासिद थे जी, जिसका नाम था जी हराम बिन सलमान, इसको जो है ना शहीद कर दिया गया था। हालांकि जो है ना कासिद को जो है ना ये खिलाफ समझा जाता था जी, कासिद को कत्ल नहीं करेंगे, सफीर बेसिकली था, तो इसको कत्ल कर दिया गया, तो नौजुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। जी रिमूव कर दूं? जी सर, कर दे, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ये ग्रुप में शेयर भी करने हैं आपने जिम्मेदारी से, या मुझे जी पर्सनली ठीक शेयर है कर दीजिएगा बेटा, ये मैं खुद ही इसको मैनेज कर लूंगा। जी ठीक है सर। हाँ जी।
अब जी आगे एक गजवा हुआ है जी, गजवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, गजवा बनु नज़ीर। ये गजवा बनु नज़ीर, ये इसकी तारीख में याद रखनी है जी 5 हिजरी, सॉरी 4 हिजरी, 5 हिजरी 4 हिजरी, 4 हिजरी के अंदर गजवा बनु नज़ीर हुआ। इसकी भी आप वजह को जो है ना जान लें जी, वजह क्या हुई थी बनु नज़ीर। बनु नज़ीर बेसिकली आपको बता दूं, यहूदियों का एक कबीला था जो मदीना के अंदर आबाद था, कबीला मदीना थे ये लोग। वजह ये बनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने की इन्होंने साजिश की थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश की थी, इस वजह से ये हुआ था। तो इनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी हुक्म दिया कि मदीना से निकल जाएं, मदीना से इनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब हुक्म दिया था कि जी बनु नज़ीर को कि आप मदीना से जो है ना वो बाहर निकल जाए, मदीना से निकल जाए, क्योंकि इन्होंने हजूर की बात नहीं मानी थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी थी। आप से था कि कोई शख्स से कत्ल हो गया था मुसलमानों से, तो उस मकतूल के बारे में मशवरा किया था, इनसे मदद लेना चाहिए थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन्होंने बात नहीं मानी थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी थी, मकतूल की दियत के बारे में, दियत के बारे में मदद मांगी थी, तो इन्होंने बात नहीं मानी बेटा, तो इसकी वजह से जो है उसने इनको मशवरा की, इनको बाहर निकाल दिए थे। एक यहूदी उसका नाम था जी हुयई बिन अख्तब, ये कबीला बनु नज़ीर के अंदर ना इसका लीडर था हुयई बिन अख्तब। इसके साथ जनाब ये सारे यहूदी वहां से निकल गए थे बनु नज़ीर वाले, ठीक है। इसकी जनाब की आदत में यहूदी मदीना से बाहर चले गए, इनको निकाल दिया था जी। गज़वाए बनु नज़ीर कब हुआ जी 4 हिजरी में। वजह यही बनी है कि इन्होंने साजिश भी की थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं मानी थी, तो इस वजह से हुए भी अख्तर के साथ इनको मदीना से बाहर निकाल दिया गया। और इसी गज़वा बनु नज़ीर के दौरान ही शराब के अहकामात नाजिल हुए थे, नाजिल हुए 4 हिजरी में, गज़वाए बनु नज़ीर के दौरान ही। ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये सवाल भी इसी के अंदर वो पूछते हैं जी कि जो वाइन है व्हेन वाइन वाज प्रोहिबिटेड, कि इसको प्रोहिबिटेड कब किया था, यानी इसको हराम कब करार दिया गया था जी शराब को, तो ये 4 हिजरी में। तो जो 200 आपके क्लियर हो गए कि गज़वा बनु नज़ीर कब हुआ था जी 4 हिजरी को, और शराब भी कब हराम हुई 4 हिजरी को। गज़वा बनु नज़ीर अभी चल रहा था, तो इसके दौरान ही इसको जो है ना शराब को हराम कर दिया गया था। गज़वा बनु नज़ीर बेसिकली बनु नज़ीर जो है ना यहूदियों का एक ट्राइब था, कबीला था। इन्होंने हजूर की बात नहीं मानी, तो हजूर ने इनको बाहर निकाल दिया था। और ये जो लोग थे ये हुए बिन अख्तर की जो है ना क़यादत में मदीना से बाहर चले गए थे। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई बातें आपको। हाँ जी सर ये सारी तो सूरा में है ये अहकाम। शराब के मुतालिक जी सर। शराब के मुतालिक बेटा एक तो जो है ना सूरह बकरा के अंदर आता है, ये सनून का अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सूरह बकरा के अंदर कि जी लोग आपसे सवाल करते हैं जी शराब के मुतालिक, आए थे जी उसमें यस अलून आता।
अनिल खमरी वल मैसिर, सूरह बकरा आयत नंबर का तो मुझे नहीं पता, सूरह बकरा में इसलिए जो है ना वहां से जिक्र है। अच्छा, ये जो शराब है ना, ये हमें हराम नहीं हुई थी, इसको अल्लाह ताला ने ना यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसको हराम की। पहला ये था जी नमाज में जो है ना वो शराब पीना ठीक हराम है। फिर उसके बाद ही के बाद में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला ने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसको शराब को हराम करार दिया। फिर सूरह बकरा में तो ये आयत आती है कि ये सलून खमर वल मैसिर के लिए लोग आपसे जो है ना वो खमर कहते हैं कि खमर शराब को कहते हैं, तो जो शराब और मैसर कहते हैं जुआ, कि लोग आपसे सवाल सवाल करते हैं शराब और जुआ के मुतालिक, तो आप कह दीजिए जी कुल फीमा इस्मुन कबीर, इसमें जो है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और लोगों को जो है ना कुछ फायदा है लेकिन ज्यादा गुनाह है इसमें। तो ये है, समझ आ गया काजी साहब आपको? जी सर। ओके जी, ये लिख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसके साथ ही। जी सर ले लिए। सर एक मिनट। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, अब मिल जाएंगे आपको पिक्चर, टेंशन ना लें। अच्छा जी, एक गजवा जातुल रिकाह है बेटा, बस छोटा सा है, और एक गजवा जातुल दोमतुल जुंदल है। गजवात के हवाले से कौन कौन परेशान था जिनको ये नहीं आते थे? सर नाम पहली दफा सुने हैं। अच्छा जी, सर बस ठीक। गजवा बदर और ओहद का ज्यादा पड़ा हुआ था क्योंकि वो फेमस थे मतलब शुरू में ना, तो ये बाकी तो अब नाम सुन रही हूँ। चले कोई नहीं, इनको याद करना है आप लोगों ने, ठीक है? जी अच्छा, ठीक है आप सर। ना एक काम किया करें, जो यहाँ आपको मटेरियल बेटा मिल रहा है ना उसको ज्यादा याद किया करें। जो इधर उधर मतलब जो चीजें ना उनको याद करेंगे तो माइंड आपका हो जाएगा डाइवर्स, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल तो सर। ज्यादा टू द ये तालिब बस करते हैं। याद। क्या? इनका सर बस यही क्लासेस याद करना है टू द पॉइंट, बाकी इधर उधर की चीजें देखने से अच्छा है दिमाग खपाने से बस यहाँ पे मेहनत कर ले। हाँ, रेलेवेंट मटेरियल करें और इसको रिवाइज करते रहें, ये फायदा है। आप जब इससे हटकर मतलब अलग से भी खुद से भी जो है ना इस्लामियात को पढ़ने की कोशिश करें तो वो प्रॉपर आपके माइंड में नहीं बैठेंगी वो चीजें। बस यहाँ पर रोजाना आप लेक्चर ले लिया करें, ये काफी है आपके लिए। सर किसी दिन पेपर पैटर्न की क्लास रखे ना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि पहली दफा सेशन ज्वाइन किया है ना, तो पेपर पैटर्न का इतना अच्छा आइडिया नहीं पता, पासिंग क्राइटेरिया और क्या सीन ये ना सारा एक अच्छा, दफा कोई चीजें मसला नहीं, बताइएगा। मैं आपको यही देता हूँ पेपर पैटर्न क्या होता है। देखें, पेपर में आपने क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, आप सब्जेक्टिव तैयारी करें, समझ रहे हैं? जब तक जी सब्जेक्टिव तैयारी नहीं करेंगे आप पास पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपकी सब्जेक्टिव तैयारी अच्छी चल रही है तो आप एक दिन में बेटा एक पेपर नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक दिन में 4-5 पेपर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव ही सही नहीं है, आपकी बेस ठीक नहीं है सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो फिर आपको एक पेपर भी तैयार करना अजाब लगेगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप फोकस करें अपने। अलग अलग हाँ इनका सब्जेक्ट वाइज कह रहे हैं आप कि हर एक सब्जेक्ट का अलग से अच्छे से। जी जी, पहले इस तरह अब ये क्लासेस आ रही हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है ना तरतीब से। जी सर। पढ़ाने के लिए हम भी आपको पढ़ा सकते थे जी पास्ट पेपर में रट्टा डालो, लेकिन ये जी है कि सर जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी तो आप कैसे आप उन क्वेश्चन को हल करेंगे? बिल्कुल सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी बेस बना रहे हैं, ठीक है? तो जब जितनी यानी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस होगी उतना ज्यादा आप चीजों को जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे। सर कितने अच्छा मंथ जी, का सेशन है? हाँ, सर कितने मंथ का है सेशन ये? ये अब समझ लें कि ये गज़वात चल रहे हैं, और उसके हमने असल में ना सब एक को लेके चल रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, आउटलाइन, कि जैसे ही हमारी आउटलाइन खत्म हो जाएगी समझे सेशन भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाना है। जी ठीक है सर वैसे तो फिर सर ने 3 मंथ का बोला था, तो इंशाल्लाह ना 1-1.5 मंथ लगा के इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मुकम्मल, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह सर जी ठीक है। हाँ जी, इसलिए तो मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि कम से कम जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हो जाए, बच्चे जो है ना वो कोई बाद में ये ना कहे कि सर ने हमें ये टॉपिक तो करवाया नहीं था और ये पेपर में आ गए। अच्छा जी, बातें तो चलती रहेंगी, वो बात कर लेंगे। गजवा जातुल रिकाह, इसकी वजह जो है ना बेटा आप लिखें
कि एक कबीला था जी गितफान और एक का नाम था महारिब। कबीला गितफान और एक कबीला था जी महारिब। गितफान और महारिब ये दो कबीले थे। अच्छा, इन्होंने मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। कबीला गितफान और महारिब ये दोनों क्या कर रहे थे, मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सहाबा जो थे, इसमें टोटल सहाबा की तादाद कितनी थी जी? ये देखिए, तकरीबन 450। ठीक है, ये सहाबा की तादाद। तो सहाबा कराम जो है ना इनके पीछे भागे, मतलब इनसे जो है ना लड़ने के लिए आए। तो क्या नतीजा निकला जी इसका? दुश्मन भागे और बगैर किसी जंग के जो है ना मुसलमान इस गजवा को जीत गए। अच्छा, ये बस इतना ही आपने ध्यान में रखना जी, गजवा जातुल रिका। ठीक है, रिका जो है ना बेसिकली कहते हैं उसको कि पाँव में यानी कि जख्म हो जाना। ठीक है, तो जख्मी पाँव वाले सहाबा कराम जंग लड़ लड़ के ना पाँव जख्मी हो गए थे, तो इसलिए कहते हैं जी गजवा जातुल रिका। इसमें जितने भी सहाबा थे उनके जो पाँव थे वो बेचारे जो है ना वो जख्मी हो गए थे। तो इस तरह इसका ना कुछ आता है, तो इस वजह से इसको रिका कहते हैं। रिका कहते हैं अरबी के अंदर पाँव का जख्मी हो जाना, फुट कर जो है ना वो जख्मी हो जाना, नीचे से जो है ना खाल का फटना शुरू हो जाना, उसको कहते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, अब आज का जो हमारे लास्ट गजवा है जी, गजवा दोमतुल जुंदुल। बस, अच्छा ये ना हम बड़े शौक से नाम लेते हैं जी, 27 गजवात है। कभी क्या है ना किसी से जी 27 गजवात के नाम बता दे खाली, तो आपको अगला बंदा परेशान हो जाएगा। अच्छा, तो ये गजवा दौमतुल जुंदुल है, और ये कब पेश आया था जी? 5 हिजरी में। ये सवाल पीपीएससी में पूछा गया कि गजवा दौमतुल जुंदुल कब हुआ? तो 5 हिजरी के अंदर हुआ। जातुल का 4 हिजरी। मैं आपको ना सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, तरतीब से। 2 हिजरी में ये इतने हुए, तीसरी हिजरी में ये हुआ, चौथी 5 हिजरी। ठीक है, तो 10 हिजरी तक इंशाल्लाह जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे। 10 11 तक, 10 11 तक। अच्छा, उसके बाद ये गजवा दोमतुल जुंदुल जो है ना ये 5 हिजरी में हुआ। और ये जुंदुल जो है ना बेसिकली ये शुमाली यानी कि नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड ऑफ अरब। अरब का ये शुमाली इलाका है, वहां पर ये जगह हुई थी। इस ये जो बेसिकली दोमतुल जुंदुल ये ना तिजारती रास्ता था, यहाँ से जो है ना वो लोग जो है ना वो क्या करते थे, शाम की तरफ जाते थे इस तिजारती रास्ते से। शुमाली साइड पे ना तिजारती रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर रूमियों का असर था। किसका असर था? रोमियो का असर था तिजारती रास्ते पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1000 सहाबा कराम को भेजा जी। जुंदुल की तरफ, दौमतुल जुंदुल इलाका उसकी तरफ भेजा सहाबा कराम। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ? दुश्मन है फरार। और ये भी जनाब क्या हुआ जी, मुसलमान क्या हो गए जी, मुसलमान जीत गए थे। अब ना चूंकि ये है कि बदन के अंदर ना जिस तरह तीन वो जो सरदार थे, ये एक उतबा था वो मारा गया, वलीद बिन उतबा जो है ना वो मारा गया। फिर उसके बाद जो है ना कि अबू जहल ये मारा गया। समझ रहे हैं ना? ये बड़े बड़े जो सरदार थे ना ये तो मारे गए थे। अब पीछे अबू सुफियान बच गया था, वो भी मतलब ना गजवा उहद के बाद वो ठंडा ही हो गया था तकरीबन। तो उसके बाद तो इनके पास कोई बड़ा सरदार बचा नहीं था प्रॉपर।
तो इस वजह से ये जो गजबात हुए ना, इसके अंदर भी देखें दो मतलब जुंदर यहाँ भी जो है ना वो फरार हो गए थे, और इधर जातुल रिकाह के अंदर भी जो लोग थे ये भी यहाँ से फरार हो गए थे, तो मुसलमान जो है ना वो जीत गए थे। ठीक है, बस इसमें तादाद आपने याद रखनी है कि इसमें जो है ना वो दो मतलब जो जुंदुल है इसमें जो है ना सहाबा किराम की तादाद 1000 है, और इसके अंदर जो है ना वो जातुल रिकाह के अंदर सहाबा किराम की तादाद 450 है। और बस ये अपने इसमें जो है ना वो चीज़ ध्यान में रखना। और इसका जो है ना जी मुसलमानों की जो पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री जो पावर थी, आर्मी की जो पावर थी वो क्या होगी जी, स्ट्रॉन्ग होगी, मुसलमान काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ तक बेटा ये 5 हिजरी तक जो है ना जो गज़वात थे वो मैं आपको करवा दिए। ठीक है, आ, सर आपने वो गजवा बदर से स्टार्ट लिया था, गजवा बदर से पहले भी सर गजवात हुए नहीं थे? एक आध कोई है नहीं गजवा बदर से पहले? एक हुआ था कि वो वदान जो है ना वो वदान उसको कहते हैं, वो हुआ था, उसमें अमर बिन हजरमी जो है ना वो कत्ल हुआ था, जखम हिजरी को हुआ था। अमर बिन हजरमी वो कत्ल हुआ था, तो उसके कत्ल के बदले के लिए तो वो आए थे। मुझे तो जाती जो रास्ते से जा नहीं रहे थे वो सुफियान के साथ वो काफिला, उसमें एक बंदा उनका मारा, इसलिए वो बदला लेने के लिए अबू जहल वो जो है ना वो ज्यादा लाल पीला हो रहा था, तो उसको फिर बदर में अल्लाह के वसल्लम ने मारा। हजूर सल्लम को खत मिल गया था, तब बात चल कर जी जंग लड़ने के लिए आएंगे कुबार अबू साहब, वो जगह हिजरी में वही हुआ था। मैदान हो गया, बदर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जनाब ये जो मैंने आपको जो पढ़ाया था गितफान, गितफान है, ओहद है। ठीक है, देखो ओहद आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद जो है ना ये जंग जो है ना ये रजी। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है ना मैंने ये मेरे मऊना, सही है। फिर उसके बाद ये बनो नजीर, ये आपको पढ़ाया। जातुल रिकाह हो गए, और एंड पे आपको मैंने क्या पढ़ाया जी, दो मतुल जुंदुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तकरीबन 9 गजवात आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। और अब हो गए जी पूरे 9:38, 1 घंटा हो गया। कैसी रही थी आज की क्लास आप उसको? जबरदस्त सर। सर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। आसिफ भाई है इधर क्लास में? आसिफ इजाज साहब, और ये यूसुफ, यूसुफ है इधर? जी सर। हाँ जी यूसुफ साहब, समझ आइए आपको? जी जी सर वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब आप मुझे लगता है नाराज है हमसे, शायद बोल नहीं रहे। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा 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 बेटा, और ये सुना ना मेरे दोस्त भी कैसे हैं, हो? आसिफ साहब जो है माशाल्लाह आज हमारी क्लास में मौजूद है, और बहुत ही वेरी नाइस पर्सन है। मैं इंग्लिश लिटरेचर हम दोनों ने इकट्ठे किया था, तो ये मेरे मतलब कॉलेज भी हैं। माशाल्लाह अच्छी जो जॉब चलो भी अच्छी बहुत कर अच्छा रहे हैं लेक्चर था सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैंने नोट भी किया है। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ रजिस्टर पे। सही है। तो सर आज आप मेरे ख्याल आपने हमारी क्लास ज्वाइन की, तो कैसा लगा सर आज आपको, मतलब फर्स्ट क्लास की? तो माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, और माशाल्लाह जो स्किल्स हैं वो पॉइंट बताए, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग है। तो
आप इसको इसी तरह से लेके चले तो इंशाल्लाह आपके और आपको सुन के भी ये जज्बा है इंशाल्लाह। हम्म, जी इंशाल्लाह। बस ना सर यही कोशिश है, अल्लाह खैर करे कि हमारी, तो आपको पता है कि जी कि इंशाल्लाह जो है ना स्टूडेंट्स पर जिस तरह हमने स्ट्रगल की है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी, हमारे जो जी स्टूडेंट्स हैं इसमें जो यूसुफ जो है ना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट ही है। इस वक्त आप हम इकट्ठे ही थे, पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, बीए का जी हमारा जी बेस हाँ, है। यूसुफ हमारा तो स्टूडेंट है। जी तो इसमें माशाल्लाह अब ये एमफिल इसका मुकम्मल होने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हम्म, तो ये भी माशाल्लाह यूसुफ बड़े एक्टिव है। मुबारक हो। जी सर, खैर मुबारक। और अब ये आपकी माशाल्लाह इन्होंने दुआ का आजम कर लिया सर, पीपीएससी को पास करना है इन्होंने, बल्कि पीपीएससी को टॉप करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बस मेरी तो यही होती है कि जो जो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेगा तो डेफिनेटली बेटा सबको फायदा होगा। ठीक है, आपने क्लासेस बेशक। नहीं मिस करनी, और आप लोगों के भी जो टेस्ट है इंशाल्लाह वो पास होंगे और आप इंटरव्यू तक भी जाएंगे। जब डिटेल में चीजें पढ़ेंगे तो इंटरव्यू भी इंशाल्लाह क्लियर आप लोगों का। तो बस सर ऐसे इसीलिए ही है जो है ना, ना मैं अगर एक एक लफ्ज भी सीख जाता है एक बच्चा, एक एमसीक्यूज भी याद रह जाता है तो लेक्चर का मकसद पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अगर उसके जहन में एक तो एमसीक्यूज भी याद रह जाता। ऐसे ही जी पेपर में ना ये जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं जाहिर है, तो जब बंदा पेपर में होता है तो डेफिनेटली जब वो उसने अगर क्लास फिजिकली का मतलब जिस तरह डिस्कशन में क्लास सुनी हो, एक होता है खुद से पढ़ लेना चीजों को, एक है जब मतलब बंदा क्लास में लेता है डिस्कस करता है टीचर के साथ, तो वो दिमाग में बात बैठ जाती है। अकेले पढ़ने हाँ, से कहीं ना कभी निकल जाती है बात, लेकिन बाज़ अगर औक़ात तो प्रॉपर एग्जाम में लेक्चर दिया बैठे हो बैठे तो आवाज क्लिक हो जाती है कि सर ने बताया था जी ये। जी हाँ जी, वो याद वो लोकेशन वाइज याद हो जाता है कि सर ने उस वक्त ये पढ़ाया था तो ये बात थी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ना बड़े रिसर्च के साथ ये मटेरियल लेके आता हूँ कि ताकि जो है ना बच्चों तक अच्छे तरीके से पहुंचता रहे और इनको फायदा हो। चले बेटा आप इसको करते हैं कि वाइंड अप क्लास को, और अब एक बहुत जल्द इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तुम भी जो जो किया इंटरेस्टेड है इंग्लिश में वो लाजमी मेरी उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग आपको सिखाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर, और हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर स्पीडली by securing your time. So definitely all of you must be active and vigilant, and you must be very careful about your future, your studies, your PPSC and FPSC classes. Inshallah, all of you will be able to complete session with good marks. Inshallah, not only in your written but as well as in your interview. So first of all, you must improve your communication skill, your body language, your uh, capabilities you have in your mind. Then inshallah all of you will be able to complete your journey with good marks and good career. तो इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर